Assalamu alaikum. Welcome to my new video. Today in this video we can discuss the MCQs of the chemistry and we can discuss the chapter physical states of matter. So MCQ number 1 is a random mixing of particle is called option A evaporation, option B sublimation, option C diffusion and option D boiling. पार्टिकल्स की रैंडम मिक्सिंग को क्या कहते हैं? सो ऑप्शन ए है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. सो ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है. सब्लिमेशन कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. डिफ्यूजन कहते हैं कि रैंडम मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. डिफ्यूजन मीन्स दैट द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय विच देयर इज अ net flow of matter from high concentration to low concentration region. और इसकी एग्जांपल है फ्रेगनेंस ऑफ अ फ्लावर. यानी अगर आप गार्डन से पास होते हो तो आपको फ्लावर की फ्रेगनेंस जो है वो फील होगी. वो क्यों फील होगी? क्योंकि फ्लावर जो है वो फ्रेगरेंस या उसका बहुत अच्छा स्मेल होता है वो क्रिएट करता है. और वो स्मेल जो है एक जगह पर अगर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो तो वो लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करती हैं. तो किस प्रोसेस के थ्रू ये नेट फ्लो होता है? थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है कि पार्टिकल्स की रैंडम मिक्सिंग हो जाती हैं और वो पार्टिकल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. रैंडम मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन. बॉइलिंग नहीं आता. बॉइलिंग में लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है. बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? तो इवेपोरेशन अगर एट एनी टेम्परेचर while boiling occur at specific temperature. So option C is the correct option of question number 1. Question number 2 is which of the following is not a property of molecules in solid? Option A they move at great speed. Option B they are arranged in a regular pattern. Option C है there is a very little space between the particles. Option D है the force of attraction between the particles are strong. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सॉलिड की मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी नहीं है? क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं. सो ऑप्शन ए है कि दे मूव एट ग्रेट स्पीड. सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. रेगुलर अरेंजमेंट उसमें होती है और उसमें कोई स्पेस नहीं होता. सो उसमें मोशन अगर पहले तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड में मोशन होती ही नहीं है. अगर होती भी हैं तो वो टू एंड फ्रो मोशन होती है. मींस वो टू मोशन परफॉर्म करते हैं और फ्रो स्टार्ट और बैकवर्ड में उनकी मोशन होती है. सो ऑप्शन ए है कि दे मूव एट ग्रेट स्पीड. ग्रेट स्पीड के साथ वो मोशन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास स्पेस भी नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बिटवीन और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं. तो इसी वजह से दे मूव एट ग्रेट स्पीड. दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस. क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है. इसी वजह से उनकी स्पीड जो है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. सो ऑप्शन ए जो है इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. ऑप्शन बी है दे आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न. सो दिस इज करेक्ट बिकॉज मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट उसमें प्रेजेंट होती हैं. ऑप्शन सी है देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो है वो उनके दरम्यान बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस होता है. इसी वजह से वो उनकी स्पीड जो है उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है. यानी वो टू एंड फ्रो मोशन ही सिर्फ कर सकते हैं. जबकि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और लिक्विड में सॉलिड के अकॉर्डिंग स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हाई होता है. ऑप्शन डी है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज करेक्ट. क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक होते हैं उनके दरमियान इतना स्पेस नहीं होता तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है. इसी वजह से सॉलिड जो है दे आर हार्ड. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस एंड एज कम्पेयर टू लिक्विड. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3 is when vapor pressure of liquid becomes equal to dash it reaches its boiling point. जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके किस चीज़ के इक्वल हो जाए ताकि वो लिक्विड जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर सके. सो ऑप्शन ए है 760 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. ऑप्शन बी है 1 पास्कल. ऑप्शन सी है 101.325 किलो पास्कल एंड ऑप्शन डी है 0.1 ATM. सो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं वो टेम्परेचर that temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to its atmospheric pressure or any other external pressure.
सो जब वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर, तो हमारे पास उस टेम्परेचर पर, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसमें उसकी लिक्विड की बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है, अपने एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेता है और उस लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास 1 atm। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी इतना वेपर्स वो क्रिएट कर ले ताकि उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लेता है। 1 atm जो है वो इक्वल है 1 atm is equal to 760 millimeter of mercury, 101.325 Pascal and 14.7 psi। सो 1 atm जो है ये इनके इक्वल हो जाए, 1 atm जो है वो इक्वल हो जाए 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 101.325 पास्कल एंड 14.7 psi। तो तब जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक लिक्विड जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लेता है। अगर आपके पास आ जाए कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm देन इट इज करेक्ट। अगर आ जाए 1 atm, अगर 1 atm ना आए और 1 atm की जगह इनमें से कोई भी यूनिट में कोई फिगर गिवन हो, तो आपने उसी फिगर को करेक्ट करना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में है कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू डैश, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि 1 atm। अगर यहाँ पर 1 atm लिखा होता तो आप उसी को करेक्ट कर लेते, बट 1 atm की जगह उसकी इक्वलेंट जो यूनिट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो ही लिखे हैं। तो इसमें से जो करेक्ट वैल्यू है आपने उसी मार्क करना है। ऑप्शन ए है 760 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अगर यहाँ मिलीमीटर होता तो आप उसे करेक्ट करते, तो सेंटीमीटर है, इस वजह से दिस इज रॉन्ग। Option B है 1 Pascal. So 1 atm is not equal to 1 Pascal. 1 atm is equal to 101.325 Pascal. So this is also correct. Incorrect. This is also incorrect. Option C है 101.325 किलो पास्कल। एक्चुअली ये है 101.325 पास्कल, और अगर यहाँ पर आप पॉइंट पुट कर ले तो यहाँ पर आपने फिर लगाना है किलो पास्कल। किलो मीन्स 1000, तो मीन्स आपने 3 डिजिट्स के बाद जो है वो पॉइंट लगाना है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 1 atm हमारे पास इक्वल है 101.325 किलो पास्कल। ऑप्शन डी है 0.1 atm। यहाँ पर 0.1 atm नहीं बल्कि 1 atm होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। तो इन 4 वैल्यूज जो हैं ये 1 atm की ही, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दी हुई है, बट यू कैन मार्क दैट ऑप्शन विच इज करेक्ट वैल्यू। So option C is the correct option of question number 3. Question number 4 is the vapor pressure of a liquid is proportional to option A increase of pressure, option B increase of temperature, option C increase of intermolecular forces, option D increase of polarity of molecules। So vapor pressure of a liquid जो है वो proportional है increase of temperature के। किस तरह the vapor pressure है जो है of any type of liquid is only depend on temperature and not depend on anything else। amount of liquid या कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है एंड दैट इज टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? क्योंकि टेम्परेचर जो है, अगर आप किसी लिक्विड को टेम्परेचर दे दो तो उस लिक्विड की मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी जब गेन कर लेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। जब टेम्परेचर हमारे पास हाई हो जाए तो उनकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी, देन उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी जब हाई होगी सो इट मीन्स दैट देयर स्पीड इज आल्सो हाई। स्पीड जब उनकी हाई होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो कम होता जाएगा, यानी वो मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल से एस्केप करने की कोशिश करेंगे। सो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में डिक्रीज आएगा तो एवरी मॉलिक्यूल्स वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। तो वेपर्स की फॉर्मेशन जो है हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, वेपर्स फॉर्म्ड। जब वेपर्स की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, यानी हाई नंबर ऑफ वेपर्स आर फॉर्म्ड,
then their pressure will also be increase. Vapor pressure में increase आएगा. So the vapor pressure can be increased because of increase in temperature. स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, एंड में हमारे पास प्रोडक्ट में आया वेपर प्रेशर में इंक्रीज आ गया. सो वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में से किस तरह वेपर प्रेशर में इंक्रीज आया, थ्रू दिस प्रोसेस. जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन की, मॉलिक्यूल ने एनर्जी गेन की तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया. काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एट मोशन. सो काइनेटिक एनर्जी में जब इंक्रीज आया, उनकी स्पीड में इंक्रीज आया. मॉलिक्यूल की जब स्पीड इंक्रीज हो गई तो एवरी मॉलिक्यूल्स वांट टू डिक्रीज इट्स फोर्स विद अनदर मॉलिक्यूल. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिक्रीज आ गया और दोनों के फोर्सेस जो वो ब्रेक हो गए और वेपर्स की फॉर्मेशन हो गई. जो वेपर्स की बहुत ज़्यादा वेपर्स की फॉर्मेशन हो गई तो हमारे पास वेपर्स का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया. सो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो दिस कैन depend only and only on temperature and not depend on anything else. It doesn't depend on the pressure, it doesn't depend on intermolecular forces, it doesn't depend on quality of molecules. It can only depend upon temperature. So vapor pressure for liquid is proportional to increase in temperature. यानी temperature में जब increase आएगा तो हमारे पास vapor pressure for liquid जो है वो increased होगा. कैसे increase होगा, इस process के through. So option B is the correct option of question number 4. Question number 5 is water normally boils at 100 degree. Water का boiling point है 100 degree, but to achieve its boiling point at a lower temperature, what you can do. अगर आप चाहते हैं कि उसका boiling point जो है हम एक lower temperature पर achieved कर लें तो आपको क्या करना होगा. ऑप्शन ए है इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, ऑप्शन बी है डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, ऑप्शन सी है इंक्रीज सरफेस एरिया, ऑप्शन डी है डिक्रीज सरफेस एरिया. सो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन जो है मैंने ऊपर वाले एमसीक्यूज में आपको बता दी थी कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इज अचीव्ड एट दैट टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure or any other external pressure. तो वो वाले टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट अचीव्ड हो जाता है. वो जो भी टेम्परेचर हो, फॉर एग्जांपल वो 100 पर अचीव, वाटर जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर जब हम उसे दे दे तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है और हमारे पास वाटर जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है अपने एक बॉइलिंग पॉइंट पर. अब क्वेश्चन में है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करना चाहते हैं एट लोअर टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम इस 100 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री तक, हम चाहते हैं कि हमारे पास 100 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर जो है बॉइलिंग स्टार्ट ना करे बल्कि 50 डिग्री टेम्परेचर हम उसे दे दे और हमारे पास वाटर जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर ले. सो हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है. सो आई कैन ऑल्सो से दैट टेल यू दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. टेम्परेचर में डिक्रीज आया है तो वेपर प्रेशर जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर वेपर प्रेशर भी डिक्रीज, उसमें भी डिक्रीज आएगा क्योंकि हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर लिया है. सो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया बिकॉज टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर को भी डिक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तभी अचीव होगा जो वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए. फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर जो है वो भी 100 atm है और वो भी 50 atm इतना हम डिक्रीज उसमें कर लें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी 50 atm ही होना पड़ेगा ताकि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाए. So, but to achieve its boiling point at a lower temperature, we can decrease the external pressure. हम external pressure को decrease कर लेंगे, हमारे पास वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और हमारे पास फिर कम वेपर्स की प्रेशर चाहिए होगी बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए. जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास बॉइलिंग वो वाटर जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर लेगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6 is in a closed system, the vapor pressure of liquid depends on. क्लोज्ड सिस्टम हो या ओपन सिस्टम हो, कोई भी टाइप ऑफ सिस्टम हो, हमारे पास वेपर प्रेशर जो है दिस कैन ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर. मैंने ऊपर वाले 4 नंबर क्वेश्चन में ये क्लियर कर दिया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कैन डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड not depend on anything else, not depend on amount of liquid, not depend on surface area of the liquid,
एंड इट कैन डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो वेपर प्रेशर में भी इंक्रीज आएगा। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Question number 7 is which one of the following do not represent amorphous solid? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो amorphous solid को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? So what is amorphous solid? Amorphous solid means without shape, means shapeless. जिसका कोई स्पेसिफिक शेप ना हो उसे कहते हैं amorphous solid. इसके दूसरे साइड पर जो है हमारे पास सॉलिड्स वो है क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन मीन्स हैविंग स्पेसिफिक शेप. तो एमॉर्फस सॉलिड उसमें से कौन सा है जो एमॉर्फस सॉलिड नहीं है? ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है प्लास्टिक. सो रबर भी एमॉर्फस है, ग्लास भी एमॉर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक भी एमॉर्फस सॉलिड है, ग्लूकोज जो है वो एमॉर्फस सॉलिड नहीं है. ग्लूकोज हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. क्रिस्टलाइन ग्लूकोज जो है दिस इज द प्रोडक्ट in form of crystalline fine white powder, and this fine white powder is obtained during enzymatic hydrolysis of starch which contain 90% of pure glucose. Pure glucose जो है this is present in starch and which is obtained during hydrolysis of starch. और ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन फाइन वाइट पाउडर. वाइट पाउडर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है और दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉलिड. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ग्लूकोज जो है वो एमॉर्फस सॉलिड नहीं है बल्कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 8 is at freezing point which two states coexist in dynamic equilibrium? So ऑप्शन ए है गैस एंड सॉलिड, ऑप्शन बी है लिक्विड एंड गैस, ऑप्शन सी है लिक्विड एंड सॉलिड एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज. फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड जो है वो गैस में उसकी कन्वर्जन हो जाती है तो हमारे पास या वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है. फ्रीजिंग पॉइंट में सॉलिड लिक्विड जो है वो फ्रीज होके सॉलिड में उसकी कन्वर्जन हो जाती है. तो कौन से ऐसे दो स्टेट्स हैं जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं? यानी उसमें इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक होता है. लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है और लिक्विड जो है उसकी कन्वर्जन होती है सॉलिड में. सो हमारे पास लिक्विड जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है सॉलिड की. इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 9 इज कलर स्प्रेड्स इन वाटर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए वेपोरेशन, ऑप्शन बी एक्सपेंशन, ऑप्शन सी डिफ्यूजन एंड ऑप्शन डी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर. तो वाटर में कलर की स्प्रेडिंग जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? दिस इज थ्रू डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज रैंडम मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल्स की जब रैंडम मिक्सिंग हो जाती है यानी वाटर के पार्टिकल्स जो हैं और कलर जो हमारे पास जो भी कलर हो उसके पार्टिकल जो हैं वो दोनों उनकी रैंडम मिक्सिंग हो जाती है, वो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं. तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन. जब आप कलर का एक ड्रॉप जो है वाटर में डाल दे तो वो उस एक साइड पर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और दूसरी साइड पर उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो होती है. सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन. तो इसमें से पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और इसी तरह वो कलर जो है वो सारा वाटर में स्प्रेड हो जाता है. सो दिस इज बिकॉज थ्रू डिफ्यूजन. वेपर प्रेशर जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट विद लिक्विड. एक्सपेंशन जो है इसमें लिक्विड या कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपेंड हो जाती है फ्रॉम नॉर्मल साइज और कंप्रेसिबिलिटी मीन्स ऑफ वाटर मीन्स दैट व्हेन वी कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वाटर एंड दैट कैन कंप्रेस. So option D is also incorrect. Option C is the correct option of question number 9. Question number 10 is what will be the pressure of the gas if we increase the volume of the gas from 1.5 dm cube to 3 dm cube at 2 atm. हमने प्रेशर ऑफ द गैस जो है फाइंड करना है. ये है P2 2 atm है हमारे पास, P1 1.5 है V1 और 3 dm cube है V2. So P1 है हमारे पास 2 atm और P2 है हमने फाइंड करना है और V1 है 1.5 dm क्यूब और V2 है 3 dm क्यूब.
अब हमने P2 को फाइंड करना है थ्रू दिस रिलेशन विच इज गिवन बाय बॉयल्स. इन बॉयल्स लॉ वी हैज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. इस सारे डेटा को इस फॉर्मूले में पुट कर ले, आपके पास आ जाएगा P2. P1 है 2, V1 है 1.5, P2 हमने फाइंड करना है, V2 है आपके पास 3. 3 को बोथ साइड डिवाइड कर ले, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. 2 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 3.0 डिवाइड बाई 3. 3 को 3 के साथ कैंसिल कर ले, आपके पास आ जाएगा 1 ATM. ये है हमारे पास P2. तो हमारे पास P2 है 1 ATM. P2 की जगह लिख रहे 1 ATM. It means that if we decrease the pressure from 2 ATM to 1 ATM, the volume will be increased from 1.5 to 3 dm cube. यानी 1% जो है प्रेशर में डिक्रीज आया और उसी ने 1% वॉल्यूम में इंक्रीज क्रिएट किया. So this is because that in Boyle's law pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो तो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम की इनवर्स होगा. प्रेशर में इंक्रीज आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर में डिक्रीज आएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. जिसके इस क्वेश्चन में है कि प्रेशर में डिक्रीज आया तो वॉल्यूम जो है उतना ही परसेंट, जितना परसेंट डिक्रीज आया उतना ही परसेंट वॉल्यूम में इंक्रीज आया. सो इसमें से ऑप्शन P2 हमारे पास 1 ATM आया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट 1 atmosphere pressure will be decreased from 2 ATM to 1 ATM, then the volume will be increased from 1.5 to 3 dm cube. Option is the correct option of question number 10. This is the end of my video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.